हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सिर्फ साइकोलॉजी को रटते या उसको पढ़ते ही नहीं है, उसको अप्लाई करना सीखते हैं, उसको समझना सीखते हैं। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी। तो एनिमल मॉडल है क्या एक्चुअली, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है? ये आपके बुक का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप चेकआउट कर सकते हो। राइट? पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है हर यूनिट का। ठीक है? अगर आपने यूनिट 3 के स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज उसको देख लीजिए। ठीक है? बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वो कंटेन करते हैं, स्पेशली एचएम और आरबी का जो केस स्टडी है। राइट? काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो कैरी करता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप वो देख लीजिए। अभी हम लोग देखने वाले हैं एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी। देखिए ये मॉडल है क्या एक्चुअली में। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ह्यूमंस पे जो है ना, हम स्टडी नहीं कर सकते। हमने एचएम और आरबी का केस देखा था। राइट? बट उनके अंदर जितनी भी स्टडी हुई थी उनके ऊपर हम लोग मेमोरी की स्टडी करते हुए आ रहे हैं। है ना? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम वहां से डराइव करते हुए आ रहे हैं कि इस ब्रेन के इस पार्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। राइट? हिप्पोकैम्पस को हमने रिमूव कर दिया तो ये एक टाइप का एमनीशिया हो गया। है ना? हमने उस आरबी और एचएम की केस स्टडी को हमने इतना पढ़ा है, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जो एमनिस्टिक पेशेंट्स थे, राइट, उनके बारे में हमने इतना पढ़ा है कि हमें कुछ आइडियाज तो लगे हैं, लेकिन हम डिटेल में उसको अगर समझना चाहे तो हम नहीं समझ सकते हैं बाय जस्ट स्टडिंग आरबी एंड एचएम्स की स्टडी। तो हमें कैसे समझा जा सकता है? तो इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। राइट? यही तो एक ऑप्शन है। और एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग ह्यूमंस पे तो कर नहीं सकते, बिकॉज ये टोटली अनएथिकल है। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी ह्यूमन को पकड़ के ले आऊं और बोलूं कि भाई तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, तेरा ब्रेन का ये पार्ट निकालूंगा। ठीक है? तो वो जो होगा ये टोटली अनएथिकल होगा। है ना? ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एनिमल्स के अंदर ट्राई करते हैं। ठीक है? और सबसे जो रिलेटेड एनिमल है, जो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर है उस एनिमल के साथ, वो है मंकी। राइट? तो एनिमल मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को स्टडी करने के लिए मंकी के कुछ ब्रेन के पार्ट्स को रिमूव कर करके हमने देखा। बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट आए। राइट? और डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस पे रिसर्च हुई, मंकी के अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स को रिमूव कर करके देखा, और देखा कि वो ब्रेन का पार्ट मेमोरी के कौन से फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट? मेमोरी कैसे स्टोर हो रही है या कहाँ पे स्टोर हो रही है, उससे थोड़ा सा हमें आइडिया मिला। राइट? अदरवाइज तो ये इंफॉर्मेशन जो थी ये टोटली इनअचीवेबल थी अगर हम सिर्फ ह्यूमंस की स्टडी पे रिलाय रहते, क्योंकि हमने ह्यूमंस पे इतनी ज्यादा इनफ स्टडी की ही नहीं थी। हमने तो उन्हीं का किया था ना जिनका डैमेज था पहले से। राइट? और हमने बस उसको ट्रीट किया और उस प्रोसेस में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन मंकी स्टडी में जैसे अब आप स्पेसिफिकली आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है ना, वो आप ब्रेन का उस पार्ट को रिमूव करके ही आप देख सकोगे। राइट? उस ब्रेन के उस रीजन को लीजन करके ही आप देख सकोगे। राइट? तो वो उसके लिए हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बचा एनिमल्स। तो जो मोस्ट रिलेटेड प्राइमेट जो था, क्योंकि वी ऑल आर आल्सो प्राइमेट्स, है ना, तो हमारे ही फैमिली के हैं। तो हमने जो है मंकी के ब्रेन में कुछ लीजन्स करके हमने ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को रिमूव करके हमने उनको स्टडी किया। ठीक है? तो इस पूरे वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि मंकी पे कैसे रिसर्च हुई, किस किस क्वेश्चंस का हमने आंसर किया यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इस ये पूरा ब्रेन का स्टडी होने वाला है ना? यहाँ पे ब्रेन के अलग-अलग पार्ट्स हैं। राइट? ब्रोंकास एरिया आप देख सकते हो, ये पूरा एरिया है। राइट? और इसमें मीडियल टेम्पोरल लोब भी दिख रहा है ना? ये पूरा एरिया। राइट? सो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए मैं एज़ इट इज़ जो है बुक से वर्ड टू वर्ड नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है? मैंने इसको सिंप्लीफाइड तरीके से पॉइंट वाइज़ समझाने की कोशिश की है। ठीक है? ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके। राइट? क्योंकि मेमोरी मॉडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहो तो इस पूरे वीडियो को पॉज़ करके जो है ना आराम से लिख सकते हो। ठीक है? तो चलिए इस पूरे चैप्टर को हम ब्रेक डाउन करते हैं, इस पूरे टॉपिक को हम ब्रेक डाउन करते हैं और इसको समझते हैं पॉइंट वाइज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एनिमल मॉडल फॉर ह्यूमन मेमोरी, है ना? यहाँ पे हम एनिमल मॉडल को स्टडी करेंगे ह्यूमन मेमोरी के लिए। देखिए ह्यूमन मेमोरी हमारा गोल है, हमें जानना है कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है, मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। राइट? और उसके लिए हमें ह्यूमन पे स्टडी करनी पड़ेगी। वेल दैट इज अनएथिकल, वो हम नहीं कर सकते हैं।
राइट? आप ऐसे किसी का ह्यूमन का ब्रेन काट के उसके अंदर के पार्ट्स को निकाल के आप जो है स्टडी नहीं कर सकते हो, राइट? तो इसके लिए आपको जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को लेना पड़ेगा जिस पे आप स्टडी कर सकते हो, ईज़िली स्टडी कर सकते हो, ठीक है? तो ये मॉडल एक्चुअली है क्या, इसको थोड़ा-सा समझते हैं। तो ये देखिए, एनिमल स्पीसीज़ इंक्लूडिंग मंकी are investigated to learn about human memory and the brain structure involved. Monkey are considered valuable because their brains are similar to humans. But it is important to note that there are slight still difference, right? उनके बीच में सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा है, इसीलिए हम लोग मंकी के ब्रेन को स्टडी करते हैं, राइट? लेकिन उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम है ह्यूमन मेमोरी का। यानी आपने मंकी पे स्टडी कर ली तो आपको ह्यूमन के बारे में भी पता चल गया, ठीक है? ऐसा तो नहीं होने वाला। बट मंकी की जो मेमोरी है, राइट, ये काफी ज्यादा हद तक रिलेटेड है ह्यूमन मेमोरी से, है ना? बिकॉज वी ऑल आर प्राइमेट्स, है ना? तो सेम ही स्पीसीज के हैं, राइट? तो काफी हद तक रिलेटेड है ना? तो हम लोग मंकी के ऊपर क्योंकि बहुत रिलेटेबल है, इसलिए मंकी के ऊपर इसको स्टडी किया जाता है ना? और ये काफी वैल्यूएबल माना जाता है ना? और इनके ब्रेन को ही हम डाइसेक्ट करके इनके अलग अलग पार्ट्स को रिमूव करके हम स्टडी करते हैं। वेल, आप लोग सोचोगे ये भी अनएथिकल है, हम किसी एनिमल को जो है अपने कीन के लिए मार रहे हैं, बट टू टेक इन्फॉर्मेशन, टू गेन इन्फॉर्मेशन, रिसर्च तो करनी पड़ेगी, कहीं से भी करनी पड़ेगी, राइट? सो इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है? आपके पूरे रिसर्च प्रपोजल्स जो है आपको सबमिट करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है? इन्वायरमेंटल जो मिनिस्ट्रीज वगैरह होती है वहां से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप किसी एनिमल के ऊपर इस तरीके से रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था हमारा एनिमल मॉडल, है ना? अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे? तो क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ द मीडियल टेम्पोरल लोब, स्पेशली द हिप्पोकैम्पस एंड एमेग्डिला, आर इन्वॉल्व्ड इन एपिसोडिक मेमोरी? ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो एपिसोडिक मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो हिप्पोकैम्पस है, क्या वो एमेग्डिला है? मीडियल टेम्पोरल लोब का कौन सा पार्ट, राइट? तो आपको पता है हिप्पोकैम्पस कौन सा रीजन है, राइट? ये रहा एमेग्डिला, ठीक है? और इसमें हमें वही देखना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मेमोरी या एपिसोडिक मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक रिसर्च हुई, राइट? और ये रिसर्च थी किसने की? आ, ये है डॉक्टर मोर्टिमर मिस्किन। 1978 में इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ, राइट, वहां पे ये पूरी रिसर्च हुई, राइट? और ये रिसर्च क्यों किया गया? ताकि हम समझ सके कि मेमोरी कहाँ पे फॉर्म हो रही है, कौन से रीजन में फॉर्म हो रही है, ठीक है? इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ सर्जिकल लीजन्स जो थे वो क्रिएट किए गए। लीजन्स क्या होता है? उस एरिया में डाइसेक्ट किया गया, है ना? वहाँ पे कट लगाया गया। लीजन का बेसिक मतलब वही है, कट, ठीक है? तो सर्जिकल लीजन्स क्रिएट किए गए इन मीडियल टेम्पोरल लोब एंड एमेग्डिला, ठीक है? मीडियल टेम्पोरल लोब में और एमेग्डिला में, किसका? ह्यूमंस का नहीं, मंकी का, ठीक है? तो ताकि इससे क्या हो? मेमोरी इंपेयरमेंट हो, ठीक है? ताकि मंकी जो है उसको कुछ याद ना रह सके, वो सब कुछ भूल जाए, उसके मेमोरी में इंपेयरमेंट आए, है ना? ताकि देख सके कि क्या ये पार्ट्स, ये ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, है ना? एमेग्डिला या मीडियल टेम्पोरल लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल था कि नहीं था? तो ये देखा गया कि द हिप्पोकैम्पस और द एमेग्डिला और बोथ हिप्पोकैम्पस एंड एमेग्डिला ऑफ मंकी were removed surgically. He found that the amount of impairment as measured on tests varied according to what was lesioned, है ना? क्या देखा गया कि हमने किस लेवल पे हिप्पोकैम्पस को रिमूव किया, एमेग्डिला को रिमूव किया, या दोनों को ही रिमूव किया, राइट? उससे पता चला कि मेमोरी कितने कितने लेवल पे जो है नहीं बन रहा है उसके अंदर, या मेमोरी इंपेयरमेंट हो रहा है, ठीक है? एमनीशिया आ रहा है उसके अंदर, है ना? तो ये रिसर्च से ये सारा कुछ हमें आइडिया मिला, है ना? और ये बेसिकली क्या किया था हमने, इसमें एमेग्डिला, कई बार एमेग्डिला को रिमूव किया, कई बार हिप्पोकैम्पस को रिमूव किया, कई बार दोनों एमेग्डिला और हिप्पोकैम्पस को रिमूव किया, बट ध्यान रखिएगा मंकीज के ऊपर कर रहे हैं हम ये रिसर्च, ठीक है? ओके। सो इससे क्या हुआ? तो सिलेक्टिव लीजन्स इन मंकी स्टडीज, है ना? तो रिसर्चर्स परफॉर्म सिलेक्ट सर्जिकल लीजन्स ऑन मंकी ब्रेन, सिलेक्टिव डैमेजिंग द हिप्पोकैम्पस, एमेग्डिला, सराउंडिंग कॉर्टेक्स, राइट? उसके आसपास का। तो देखिए, ये रहा हिप्पोकैम्पस, ये पूरा इधर इस साइड जो एरिया है हिप्पोकैम्पस, एमेग्डिला, है ना? ये वाला एरिया इधर कहीं एमेग्डिला आता है, ठीक है? और इसके आसपास का भी एरिया को डैमेज किया गया,
ठीक है? नॉट इधर, या मैं पॉन्स में चला गया, ठीक है? मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, ठीक है? इस एरिया को भी डैमेज किया गया, राइट? सो ये देखा गया कि तो इसे 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 क्यों किया गया, ताकि पता चले कि मेमोरी इम्पेयरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? द सिवियरिटी ऑफ मेमोरी डेफिसिट वेरिड डिपेंड्स ऑन व्हिच एरिया वर लीजन्ड, है ना? कि कौन सा एरिया काटा गया था, इससे ये पता चला कि अलग-अलग टाइप के लीजन्स की वजह से अलग-अलग टाइप के मेमोरी इम्पेयरमेंट्स हो रहे हैं, है ना? मतलब मेमोरी जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बन रहा है अगर हम कोई स्पेसिफिक एरियाज़ को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है? तो अलग-अलग एरियाज़ को जब बार-बार रिमूव करके देख रहे हैं तो अलग-अलग टाइप के मेमोरीज़ में इम्पेयरमेंट आ रहा है, ठीक है? सो सब कुछ काट के देखा गया, कई बार एक पोर्शन को काट के देखा गया, कई बार 2 पोर्शंस को काट के देखे गए, ठीक है? हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला को साथ में काटा गया, फिर सराउंडिंग कॉर्टेक्स को भी काटा गया। सो मेनी टाइप्स ऑफ लीजन्स उसमें बनाए गए, ठीक है? और उससे देखा गया कि कैसे मेमोरी में इम्पेयरमेंट आ रहा है, ठीक है? तो इससे क्या पता चला कि चलिए हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला का तो इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन सराउंडिंग कॉर्टेक्स का और भी इम्पोर्टेंट रोल है। क्या पता चला? Severe memory deficit occurred when both the hippocampus and amygdala were lesioned. ठीक है? हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला जब लीजन किया गया तो बहुत सीवियर मेमोरी हुआ, बट सराउंडिंग कॉर्टेक्स वाज आल्सो डैमेज्ड। वो सीवियर लीजन जब देखा गया, सीवियर मेमोरी डेफिसिट जब देखा गया, उसमें सराउंडिंग कॉर्टेक्स को भी डैमेज किया गया था। व्हेन द सराउंडिंग कॉर्टेक्स वाज स्पेयर्ड, ठीक है? जब सराउंडिंग कॉर्टेक्स को छोड़ दिया गया, राइट, उनको नहीं डैमेज किया गया, द एमेग्डालास प्रेजेंस और एब्सेंस डिड नॉट इम्पैक्ट मेमोरी। एमेग्डाला के प्रेजेंस और एब्सेंस, या एमेग्डाला रहे या ना रहे, उससे मेमोरी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यानी सराउंडिंग कॉर्टेक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मेमोरी डेवलपमेंट में, इससे ये पता चलता है, ठीक है? अगर आप इस सेंटेंस को समझ सकते हो, है ना? व्हेन द सराउंडिंग कॉर्टेक्स वाज स्पेयर्ड, है ना? जब सराउंडिंग कॉर्टेक्स को छोड़ दिया गया, द एमेग्डालास प्रेजेंस और एब्सेंस डिड नॉट इंपैक्ट मेमोरी, ठीक है? एमेग्डाला के प्रेजेंस या एब्सेंस से मेमोरी को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इतना खास इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो इससे ये पता चला कि सराउंडिंग कॉर्टेक्स का जो है रोल काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा, आरबी का जो हमने केस देखा था या एचएम का जो हमने केस देखा था, वहां पे तो हमने ये देखा था कि उस पर्सन का जो है हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ था, है ना? हमने देखा था आरबी हु हैड एंट्रोग्रेड एमनीशिया विद डैमेज लिमिटेड टू द हिप्पोकैम्पस, इट सजेस्ट दैट द सराउंडिंग parahippocampal and perineal cortex, which is Bodman's area 35 36, वो जो हमने पिछला फोटो देखा था उसमें 35 और 36 रीजन जो है बोडमैन्स एरिया, राइट, यहाँ पे अगर डैमेज किया गया तो उसकी वजह से जो है उसके अंदर सीवियर एमनीशिया या एंट्रोग्रेड एमनीशिया देखने को मिला, आर क्रूशियल फॉर मेमोरी, राइट, नॉट जस्ट द हिप्पोकैम्पस अलोन, है ना? देखिए, आरबी और एचएम के केस में हमने देखा था कि अ, जो हमने एमनीशिया उनका उनको जो प्रॉब्लम थी, ठीक है? वो देखा गया कि हिप्पोकैम्पस को जब हम रिमूव कर रहे हैं या अ, हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स को जब हम रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पे सीवियर मेमोरी लॉस हो रहा है, राइट? उसको एमनीशिया आ रहा है, एंट्रोग्रेड एमनीशिया देखने को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सराउंडिंग कॉर्टेक्स का अगर इतना इंपॉर्टेंट रोल है, तो हिप्पोकैम्पस के रिमूव करने की वजह से एमनीशिया क्यों आ रहा था? ठीक है? तो इसके ऊपर भी रिसर्च हुई, राइट? कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर भी रिसर्च किया, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया कि अच्छा ठीक है, हिप्पोकैम्पस को रिमूव किया था आरबी और एचएम के केस में, राइट? तो उसमें जो है एमनीशिया देखने को मिल रहा था। बट अभी तो हमने पढ़ा कि एमनीशिया जो है वो सिर्फ हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला की वजह से नहीं होता है, उसके पीछे तो सराउंडिंग कॉर्टेक्स भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो इससे ये पता चला कि इस पे जब रिसर्च हुई, इस पे फिर से मंकी के अंदर लीजन्स करके देखा गया, इससे ये पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब हिप्पोकैम्पस को रिमूव किया जा रहा है आरबी और एचएम के केस में, तो हिप्पोकैम्पस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी कंसोलिडेशन में, राइट? जो कुछ भी हमारा सराउंडिंग कॉर्टेक्स सेंसेस को ले रहा है, उसको प्रोसेस कौन करता है? हिप्पोकैम्पस, ठीक है? तो हिप्पोकैम्पस एक कनेक्शन है। अगर आप कनेक्शन ही ब्रेक कर दोगे तो फिर पूरा जो है गड़बड़ हो जाएगा, राइट? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ब्रेन में, ठीक है? सो ब्रेन जो है उन इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हिप्पोकैम्पस वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है, वो सराउंडिंग कॉर्टेक्स का है।
राइट? ये जो आस-पास का पूरा कॉर्टेक्स कॉर्टिकल एरिया है, उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है मेमोरी डेवलपमेंट में, ठीक है? तो आरबी और एचएम का एमनीशिया कुछ इस तरीके से बना था। तो हमें इससे पता चलता है कि पैरा हिप्पोकैम्पल एंड पेरिनियल कॉर्टेक्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। वो जो हम सराउंडिंग कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं ना, ये वही कॉर्टेक्स है, ठीक है? पैरा हिप्पोकैम्पल और पेरिनियल कॉर्टेक्स। तो हिप्पोकैम्पस तो ये रहा, ये आप देख सकते हो, ये है हिप्पोकैम्पस, ठीक है? ये है पेरिनियल कॉर्टेक्स, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ओके? तो ये पेरिनियल कॉर्टेक्स और ये वाला है हमारा पेरी हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स, ये पर्पल कलर वाला, ओके? सो पेरी हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स। ओके, सो ये देखा गया कि पेरी हिप्पोकैम्पल एंड पेरिनियल कॉर्टेक्स प्ले अ क्रूशियल रोल। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी एरियाज एंड सेंड इट टू द हिप्पोकैम्पस। वही जो मैं अभी बता रहा था आपको कि ये जो रोल ये क्या करता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस को अंदर लेता है, ठीक है, और इसको हिप्पोकैम्पस में भेज देता है, ठीक है, फैसिलिटेटिंग प्रॉपर फंक्शनिंग, है ना? इससे प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है, ब्रेन समझ पाता है कि क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। लेकिन जब लीजन्स हो गया हिप्पोकैम्पस में, ठीक है? तो इससे क्या पता चला कि हिप्पोकैम्पस जो हमने निकाला तो ये प्रॉपर सिस्टम नहीं हो पा रहा था, है ना? मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा था वो अंदर नहीं जा रहा था और उसका प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था। तो वो मेमोरी कैसे बनता? ठीक है? तो इसलिए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो था वो बन ही नहीं रहा था, है ना? लीजन्स इन दीज़ एरियाज़ कैन वर्सन मेमोरी परफॉर्मेंस एंड इवन अगर आप पेरी हिप्पोकैम्पल, ठीक है? पेरी हिप्पोकैम्पल या पेरिनियल कॉर्टेक्स को भी रिमूव कर देते हो और इसमें भी अगर आप लीजन ला देते हो, ठीक है? लीजन मतलब काट देना, इसको रिमूव कर देना वहाँ से, ठीक है? सो इन दोनों एरियाज़ को भी अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो भी बहुत सीवियर आएगा क्योंकि हिप्पोकैम्पस तो है इस बार, लेकिन अब पेरिनियल और पेरी हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स नहीं है, राइट? तो इन्फॉर्मेशन जो है, जो कुछ भी आएगा, वो आएगा कैसे, राइट? तो हमने देखा ना अभी कि पेरिनियल पेरी हिप्पोकैम्पल और पेरिनियल कॉर्टेक्स का रोल क्या है? दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी एरियाज़ एंड सेंड इट टू द हिप्पोकैम्पस। ठीक है? तो जो भी सेंसरी एरियाज़ से हमें इन्फॉर्मेशंस मिल रही है, हमारे आईज़ से, हमारे नोज़ से, हम जो देख रहे हैं, हम जो सूंघ रहे हैं, हम जो टच कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस तो वो हिप्पोकैम्पस पे भेज ही नहीं पाएगा और हिप्पोकैम्पस उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा आगे। तो दोनों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो जस्ट हिप्पोकैम्पस का ही रोल इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मीडियल टेम्पोरल लोब हम कह सकते हैं, मीडियल टेम्पोरल लोब का ही रोल जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो डाटा फ्रॉम एनिमल स्टडी अलाइन विथ एविडेंस फ्रॉम human amnestic patients indicating that the hippocampal system in the medial temporal lobe and associated cortex is critical for formation of long term memory। ठीक है? सो सिर्फ मीडियल टेम्पोरल लोब में सिर्फ हिप्पोकैम्पस का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो सराउंडिंग कॉर्टेक्स है, मतलब पेरी हिप्पोकैम्पल और पेरिनियल कॉर्टेक्सेस जो है, इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी फॉर्मेशन में, राइट? तो अगर आप किसी भी एक चीज को रिमूव करते हो या दोनों में से कोई एक चीज रिमूव होता है तो उससे जो है काफी सीवियर एमनीशिया देखने को मिल सकता है और दोनों ही रिमूव होगा तो बहुत सीवियर देखने को मिलेगा, राइट? तो आई गेस ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आरबी और एचएम का केस में एमनीशिया क्यों आ रहा था? क्योंकि वहां पे हिप्पोकैम्पस रिमूव हुआ था और हिप्पोकैम्पस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? वो रिस्पॉन्सिबल था कि जो कुछ भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस तो करे, राइट? तो वो तो था ही नहीं, तो प्रोसेस कैसे होता? और अगर आप पेरी हिप्पोकैम्पल और पेरिनियल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दोगे तो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा, तो हिप्पोकैम्पस अकेला क्या कर लेगा? तो इन सब का जो है एक कंप्लीट रोल है इस मेमोरी फॉर्मेशन में और मेमोरी क्रिएशन में। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट है आपको तो आप नीचे लिखिए, राइट? जो भी डाउट आ रहा है आपको यहाँ पे आप लिखिए, मैं सबके आंसर्स करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके, अब हम आ जाते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जैसा कि हमें पता है मीडियल टेम्पोरल लोब जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल नहीं है, राइट? ये जो होता है इट प्लेज अ की रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज, है ना? लॉन्ग टर्म मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने में और उसको कंसोलिडेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कंसोलिड आप लोग पूछोगे कंसोलिडेशन क्या होता है? तो जो लोग पहले ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज प्रीवियस वीडियोस आप एक बार चेक कर लो, ठीक है? वहां पे हमने कंसोलिडेशंस, मेमोरी कंसोलिडेशन के बारे में बात किया है, हमने एचएम और आरबी के केस स्टडीज के बारे में बात किया है, ठीक है? आप इस यूनिट का स्टार्टिंग से वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट आपको गिवन है, ये पूरा प्लेलिस्ट के फॉर्म में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक एक वीडियो आप स्टार्टिंग से देखते जाइए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे।
which are distributed in the neocortex rather than being stored solely in the medial temporal lobe। तो ये जो है अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन है ये पूरे नियोकॉर्टेक्स में फॉर्म होती है, राइट? ये सिर्फ आपके मीडियल टेम्पोरल लोब में ही एसोसिएटेड नहीं है। नियोकॉर्टेक्स क्या है? ये पूरा एरिया, राइट? अगर आपको याद है ये ऊपर का स्पेगेटी जैसा जो पूरा रीजन होता है ना? तो उसके लिए ये पूरा एरिया, राइट? तो इसमें जो सिर्फ मीडियल टेम्पोरल लोब ही नहीं, ये पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना? तो हमने क्या देखा कि द मीडियल टेम्पोरल लोब इज नॉट एसेंशियल फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रोसेसिंग, राइट? इट प्लेज अ की रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नियोकॉर्टेक्स, राइट? तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो पूरे नियोकॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है rather than being stored strongly solely in the medial temporal lobe। ठीक है, सिर्फ मीडियल टेम्पोरल लोब में ही आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर नहीं होता है, ये पूरे नियोकॉर्टेक्स में फैला हुआ होता है। ओके, सो इससे भी हमें ये पता चलता है। ठीक है, आई गेस ये क्लियर है। ओके, अब हम जानते हैं ये एमेग्डिला का रोल क्या था फिर। एमेग्डिला आपको याद है वो वाला रीजन, राइट? हिप्पोकैम्पस के जस्ट साइड में होता है प्रेजेंट छोटा सा एरिया, राइट? तो ये भी बिल्कुल मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट किस टाइप की मेमोरी के लिए? इमोशनल मेमोरी। ठीक है, ये इमोशनल मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, कॉन्ट्रेरी टू द अर्ली आइडियाज, डाटा फ्रॉम एमनिस्टिक पेशेंट्स एंड मंकी स्टडी सजेस्ट्स दैट द amygdala is not part of brain's episodic memory system but is important for emotional memory। ठीक है, तो ये जो एमेग्डिला है ये एपिसोडिक मेमोरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? जो चीज आप याद रखते हो, ठीक है, जो इमेजिन करो, आपको आपको आपके स्कूल का टाइम वो आएगा, राइट? या आपको कोई ऐसा मोमेंट याद आएगा जो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, तो वो एपिसोडिक मेमोरी जो आपके साथ घटा है, राइट, जिसका आपको एक्सपीरियंस है, राइट? ये एमेग्डिला एपिसोडिक मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये इमोशनल मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पूरे एनिमल मॉडल से हमें ये पता चला। ठीक है? तो आपको एनिमल मॉडल जो है वो आई गेस समझ में आ रहा होगा। ठीक है? यही पूरा एनिमल मॉडल है। ओके, अब तो चलिए इस पूरे चीज को हम समराइज करते हैं, राइट? हमने इसमें क्या सीखा? वी हैव एक्सप्लोर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन द मीडियल टेम्पोरल लोब, partially the hippocampus and the surrounding cortex, right, to episodic and emotional memory. The finding emphasizes the importance of considering the entire system rather than focusing solely on individual brain regions। है ना? अ, अभी अगर आपको एपिसोडिक और इमोशनल मेमोरीज में डाउट लग रहा है कि ये क्या होता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अदरवाइज हम लोग इसको आगे और भी स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि ये एपिसोडिक और इमोशनल मेमोरी क्या है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि एपिसोडिक मेमोरीज क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, राइट? और आई थिंक हमने स्टार्टिंग में भी मतलब जब हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ये ना यूनिट 1, यूनिट 2 जो हम देख रहे हैं, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है उसको भी एक बार देख लीजिए, उसमें भी हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। ठीक है? सो इससे हमें पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंस है पूरे सिस्टम का, राइट? पूरे इंटायर सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है ना? रेदर कि सिर्फ हम ब्रेन के एक इंडिविजुअल पार्ट पे या इंडिविजुअल रीजन पे ही फोकस करें, हमने इस बार पूरे ब्रेन को अच्छे से स्टडी किया, राइट? एनिमल मॉडल में हमने पूरे ब्रेन को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया और हमें पता चला कि मेमोरी फॉर्मेशन में, स्पेशली एपिसोडिक मेमोरी फॉर्मेशन में, कौन से ब्रेन के किस रीजन के अलग अलग पोर्शन से मेमोरी फॉर्मेशन होता है, राइट? और कौन-कौन से पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट? हमने इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लोर किया बहुत सारी चीजें, जैसे कि मीडियल टेम्पोरल लोब हमने देखा, है ना? हमने उसके फंक्शंस को देखा, हमने पर्टिकुलरली हिप्पोकैम्पस और सराउंडिंग कॉर्टेक्स के फंक्शंस को देखा, एपिसोडिक मेमोरी और इमोशनल मेमोरी को अंडरस्टैंड किया कि वो कैसे फॉर्म होता है, राइट? तो हमने देखा कि हिप्पोकैम्पस और उसके सराउंडिंग कॉर्टेक्सेस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे एपिसोडिक मेमोरी के लिए, जबकि एमिग्डाला जो था वो रिस्पॉन्सिबल था इमोशनल मेमोरी के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है, राइट? इमोशनल मेमोरी के लिए एमिग्डाला रिस्पॉन्सिबल है और एपिसोडिक मेमोरी के लिए आपका हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? हिप्पोकैम्पस एंड उसके सराउंडिंग कॉर्टेक्सेस, सिर्फ हिप्पोकैम्पस नहीं। ठीक है? तो आई होप ये क्लियर है। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट आता है ना? कहीं पे आपको लगता है कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट कंटेंट समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट में मैसेज करिए, राइट? वी कैन डिस्कस द होल थिंग, राइट? और काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट? इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसको शेयर कीजिए, राइट? और
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।